स्वागत है आप सभी का डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज 30 कदम का हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज चलते हैं दूसरा टॉपिक पे, हम डिस्कस करते हैं कि दूसरा टॉपिक है क्या चीज़। तो देख लेते हैं दूसरा टॉपिक में। दूसरा टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण घटनाक्रम और भारतीय संविधान के सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। रिसोर्सेस कौन कौन से थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के यानी कि द चेयरमैन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वेयर, पूछने का क्वेश्चन है आपका। 4 ऑप्शन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी और वल्लभ भाई पटेल। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, तो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का बोल रहा है, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बोल रहा है। तो संघीय संविधान समिति में जनरली आप लोग याद रखें सामान्यता जो फेमस, याद हालांकि सभी फेमस थे, तो फेमस नाम में आपको याद रखना है जो चलता है वही चलता है। तो यहाँ पर जो ए आंसर आपका आएगा जवाहरलाल नेहरू, यही संघीय संविधान समिति के क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो पहले का आंसर आ जाएगा क्या, ए आ जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान सभा के चुनाव के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन यानी कि सही कथन को आपको चुनना है। पहला बोला वयस्क मताधिकार का अधिकार, दूसरा सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तीसरा बोलता है विशेष वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान, और चौथा बोलता है महिलाओं का निर्वाचन नहीं हुआ। तो आपको चौथा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, महिलाओं का निर्वाचन नहीं हुआ, ये पूर्णतः गलत है। महिलाओं का निर्वाचन हुआ है, इस चीज को याद रखना है। तो जो चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो चीजें गलत है। पहले से देखते हैं कि वयस्क मताधिकार का क्या प्रयोग हुआ था। संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो वयस्क मताधिकार का प्रयोग आपका संविधान सभा के चुनाव में नहीं हुआ था, तो ये भी चीजें गलत आ जाएगा। सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग हुआ था क्या, तो ये चीज को याद रखना है। आपका संवैधानिक आपका सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग हुआ था, इस चीज को याद रखना है। और विशेष वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान भी किया गया था। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, आपका केवल 2 और 3 सही है, पहला और चौथा आपका गलत है। महिलाओं को भी इसमें निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था और वयस्क मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ था, इस चीज को याद रखना है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका ए आंसर आएगा, केवल 2 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बता रहा है संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य का प्रस्ताव निम्न बातें वर्णित थी आपके उद्देशिका प्रस्ताव में। तो आपको याद रखना है, उद्देशिका का जो प्रस्ताव है वो रखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को रखा था, ठीक है, मंडल में। अब इसमें बात करते हैं कि उस प्रस्ताव में क्या क्या बातें की गई थी। तो पहला बात लिखा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य बनाने की स्थापना या स्थापित करने का जो लक्ष्य था वो उचित किया गया था। दूसरा, भारत के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानून की समानता होगी, ये कहा गया था। तो आपको दोनों ही विकल्पों को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये भारतीयों के पक्ष में कहा गया है और भारतीयों के पक्ष में ही उद्देशिका प्रस्ताव को रखा गया था। इसलिए आपका जो आंसर आएगा ए भी सही आ जाएगा और बी भी सही आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा सी, ए एंड बी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, बी एंड सी, यानी कि सी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को देख लेते हैं। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, बोला गया है प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमिटी से संबंधित क्या क्या चीजें बताई गई है। तो ड्राफ्ट कमिटी एक मोस्ट एमपी कमिटी या मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी थी। इसमें याद रखना है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो भीमराव अंबेडकर साहब थे, इस चीज को भी याद रखना है। और इसका जो गठन है आपका याद रखना है 29 अगस्त 1947 को 1947 में किया गया था, इस चीज को देखते हैं। तो आपको 2 ऑप्शन इसमें हमको ढूंढना क्या है, तो हमको फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है, कौन सा गलत है। तो पहला चीज आपको दिख रहा है, इस समिति के मैंने बताया कि अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे, तो ये तो सही है। जबकि आपको ढूंढना क्या है, असत्य ढूंढना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ये भी बात सही है, आपको याद रखना है। और तीसरा ऑप्शन दे रहा BL मित्र तथा DP खेतान इसके सदस्य थे, तो ये भी आंसर सही है। तो आपको पूछा क्या है, कौन सा असत्य है, तो इनमें से 3 ऑप्शन में या तो आपको विकल्पों में आपको कोई भी असत्य नहीं, सभी सत्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे इसी में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया, चौथा का आंसर ये हो गया। 5वां नंबर का क्वेश्चन बता, द फाइनल चार्टर इज कॉल्ड
द 1813 एक्ट, द 1919 एक्ट, द 1815 एक्ट, द 1935। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, अंडर ब्रिटिश रूल में 4 चार्टर एक्ट आए हैं। कितने? 4 चार्टर एक्ट आए हैं। तो इस 4 चार्टर एक्ट को याद रखना है। पहला जो चार्टर एक्ट आएगा 1793, +20 का आप करते जाना है, +20 क्योंकि रिन्यूअल किया गया था इसको, ठीक है। +20 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1813, 1813 से +20 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1833 आ जाएगा, और इससे +20 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1853 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 1793 का पहला ये चार्टर एक्ट आ जाएगा, उसके बाद दूसरा चार्टर एक्ट आएगा 1813 का, तीसरा आएगा, और ये चौथा आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, द 1853 इज कॉल्ड फाइनल चार्टर। ठीक है, क्लियर है। तो अगला जो देखेंगे आपका, इसका आंसर देख लेते हैं, 1853 का एक्ट आ जाएगा। तो ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? सिविल सेवक, जैसा कि हम एस्पिरेंट हैं, तो सिविल सेवा के लिए जो भर्ती का अधिनियम से संबंधित जो प्रावधान था या प्रोविजंस थे, उसको कौन से एक्ट में रखा गया है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो एक्ट लिखे हुए हैं उसमें तो आपको याद रखना है। हम ये एक्ट से चलते जाते हैं, 1833 का एक्ट। तो 1833 में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। 1861, 1853, 1858 में चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो ए नंबर का आपका विकल्प है, ऑप्शन है 1853 के चार्टर एक्ट में ही पहली ये जो चीज, जो अरेंजमेंट था, ये जो सिस्टम लाया गया कि ये चयन हेतु क्या करेंगे अपन, ओपन कंपटीशन करवाया जाएगा। इससे संबंधित जो आपके कंपटीशन जो होता था वो पहले कहाँ होता था? इंग्लैंड में किया जाता था। अब भारत में भी व्यवस्था करवाने की या ओपन कंपटीशन करवाने की व्यवस्था की जाएगी, ये बोला गया। कौन से एक्ट में बोला गया? 1853 के एक्ट में बोला गया। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1853 का एक्ट। अगला जो क्वेश्चन चलेंगे आगे जो क्वेश्चन है आएगा, दी गई निम्न विशेषताएं किस अधिनियम से संबंधित है, आपको बताना है। और ये विशेषताओं को बता रहा है और आपको ये पूछ रहा है कि अधिनियम कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर पहले चीज, सबसे पहला ही चीज आप पढ़ेंगे, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ डायरकी एट द सेंटर। तो सेंटर में डायरकी सिस्टम कैसे आ रहा है, तो इसी को कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। यहीं पर ये ऑप्शन आपका छुपा हुआ है। अगर कहीं पर भी केंद्र में बोल दिया, केंद्र में आपको बोलेगा द्वैध शासन का बात करेगा, तो केंद्र में द्वैध शासन से ही आपका विकल्प क्लियर हो रहा है 1935। तो भाई 2 स्तर पे बात हुआ था, 2 लेवल पे बात होता है। एक आपका केंद्र में बात किया तो सेंटर का बात किया मैं, सेंटर यानी कि केंद्र का बात करते हैं, और एक बात करते हैं प्रोविंशियल। कौन से लेवल का बात करेंगे? प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय स्तर पे हम बात करते हैं। तो ये प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन जो आया था, डायरकी जो आया था, तो आपको याद रखना है ये 1919 के एक्ट में आया है आपका प्रोविंशियल लेवल पर। लेकिन सेंट्रल लेवल पर जो डायरकी आया है तो उसको हम जानेंगे कौन सा, आपका 1935। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं? क्योंकि उसने एक्ट की विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स को या प्रोविजंस को पहले से बताकर चला है। यानी कि ये जो आपके 3 विकल्प जो दिखाई दे रहे हैं वो किसी ना किसी एक एक्ट के होंगे, वो पूरे के पूरे प्रोविजन। तो आपको याद रखना है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 मैंने बता दिया, तो आपको भूलना नहीं है। केंद्र में हमेशा, केंद्र में यानी कि प्रांत अगर लिखाया रहता है यहाँ पर तो ये गलत हो जाता। तो केंद्र में द्वैध शासन अगर बोलेगा तो 1935, तो 1935 यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा। सी आपका आंसर इसका आ जाएगा। इस दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते, इसमें दलित महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ये भी बात सही है। और तीसरा ऑप्शन भी सही है कि इस अधिनियम में देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात भी कही गई थी। तो यहाँ पर जो एक्ट है, एक्ट के थ्रू ही आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। इस चीज को याद रखना, 1 अप्रैल को, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे 1909 के एक्ट में के बारे में बात कर रहे हैं। 1909 जहां पर भी आता है तो आपको याद रखना है आपका मार्लियामेंटो रिफॉर्म को, मार्लियामेंटो सुधार को। याद क्या बात बोलता है भाई? तो मार्लियामेंटो रिफॉर्म को, ये एक्ट को बात कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है आएगा मार्लियामेंटो रिफॉर्म यानी कि सुधार से है। और मार्लियामेंटो सुधार में आप जानते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी ये पॉलिसी को,
और इसमें क्या कहा गया था, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी, और ये पहली बार हुआ कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो क्या यहीं पर लिखा हुआ है क्या, इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, तो ये बात सही आ जाएगी। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय और ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के पृथक निर्वाचन का प्रदान किया गया। तो यहां पर बस याद रखना है 1909 के अधिनियम में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। अन्य कोई भी कैटेगरी, अदर कोई भी कैटेगरी यहां पर नहीं थी, इस चीज को याद रखना है। तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा। तीसरा बोलते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर कार्य परिषद में सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। तो ये वाली जो बात है, ये बात आपको याद रखना है कि ये चीजें सही है। तो आपका यहां पर से ऑप्शन आप क्लियर कर लेते हैं। दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आएगा। 1 और 3 आर करेक्ट। क्लियर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो 1 और 3 दोनों क्या है आपके, करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी में आगे चलेंगे तो भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, कौन सा ऐसा अधिनियम है, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसका प्रभाव भारतीय संविधान में पड़ा है। यहां पर देखते हैं, अमेरिकी संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, ये दोनों संविधान है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से भी हमने प्रेरित होकर, ठीक है, आपका बहुत सारे आपके इसके संबंध में ब्रिटेन के संविधान के प्रावधानों यानी प्रोविजंस में से कुछ मैटर्स को हमने एडॉप्ट किया, बोरो किया है। वैसे अमेरिका के संविधान से भी बोरो किया है। लेकिन जब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बात करेंगे, तो इस एक्ट के अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 70 to 75% जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट से रिलेटेड, उस प्रोविजंस को हमने बोरो किया है। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट जो पड़ रहा है या इन्फ्लुएंस जो है वो कौन से एक्ट का दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 70 से 75% भाग इसका, इसमें जो प्रावधान या प्रोविजंस किए गए थे उसको हमने बोरो किया है हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देश में अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो ये अभी पढ़े थे, आपका ऑल इंडिया फेडरेशन का बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, और एक चीज यहां पर आपको हिंट दे दिया गया है कि केंद्र में डायरेक्टरी, जहां पर भी मैं बोला कि केंद्र में डायरेक्टरी सिस्टम का जो बात किया जाएगा वो 1935 में किया जाएगा। तो इसका आंसर ही आ जाएगा आपका कौन सा, आपका सी आंसर आ जाएगा, एकदम क्लियर है। ठीक है, इसका आंसर देख लेंगे आपका 1935। क्लियर। अब अगला देखते हैं, आपका सुमेलित कीजिए बोल रहा है, आपका मैच द फॉलोइंग बोल रहा है। तो इसमें चलते जाते हैं, आपका कौन कौन सा आ जाएगा आपका, तो देखते हैं। यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर जो आएगा आपका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले बोलता है लॉ मेकिंग प्रोसेस, और इधर दिया हुआ है आपका कंट्री के से रिलेटेड बात किया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको यहां पर कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड बात की गई है। तो यहां पर देखते हैं ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए, उधर 4 आपके कंट्री के बारे में बताया गया। तो कहां से क्या क्या अडॉप्ट किया गया, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आपका पता है लॉ मेकिंग प्रोसेस को हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस को हमने अडॉप्ट किया है यूनाइटेड किंगडम से। कहां से, आपका यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में। और दूसरा आ जाएगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहां पर देखेंगे बी जो ऑप्शन आ जाएगा, तो बी ऑप्शन कहां से आपका, यहां पर ये चीज आपका कहां से लिया गया है, जापान से लिया गया। ठीक है, तो ए का आ गया आपका 3 और बी का आ गया आपका 4। तो आप देखते हैं यहाँ पर ए का 3 और बी का 4 जो दिखाई दे रहा है वो सी में दिख रहा है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। तो सी का आंसर 1 आ जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता हमने लिया है कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। और डी का आ जाएगा आपका कौन सा, आपका 2 आ जाएगा। डी का 2 आ जाएगा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन का बात करता है तो किस में आ जाएगा आपका, 2 में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलते हैं। इसी में
इसी में आगे चलेंगे आप, इसी में आगे चलते हैं। तो आपका अगला भी क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग में, तो कौन कौन सा आपका क्या क्या चीजें कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी केस में ज़्यादातर हम देखते हैं बैटल जो हुआ है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड बैटल है, तो उससे आप क्लिक कर जाएगा आपका माइंड, या फिर आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो हमने जर्मनी इमरजेंसी का प्रोसेस तो याद कर लेना आपका, डी का पहले से ही क्लियर है, डी का 3 कौन सा आ जाएगा आपका, डी का 3। तो डी का 3 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ए का 4 होगा आपका। संसदीय प्रणाली का बोलेगा तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटिश आपका कॉन्स्टिट्यूशन का एक आप पार्ट है आपका ये, तो वहां से हमने लिया है। बी में लिखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू को हमने कहाँ से लिया है, तो आपका अमेरिका से लिया है। और मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया, आपका फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ से लिया, आपका रसिया से लिया है। तो इसका आंसर जो आ रहा था आपका कौन सा आ रहा था, आपका डी आंसर आएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक का, ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अनुधारणा कॉन्सेप्ट को बात करता है, किस देश से आपका ग्रहण किया गया है, इस चीज को याद रखना है। मौलिक अधिकार का जो संबंध है वो चीज को याद रखना है आपका, कहाँ से हो सकता है, तो जर्मनी का तो मौलिक अधिकार से संबंध नहीं है, कनाडा का भी नहीं है, आयरलैंड का भी नहीं है, इस चीज को याद रखना है। तो मौलिक अधिकार का एक ही बचा आपका, कौन सा, आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। इसका आंसर आ जाएगा, जब भी फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है या स्ट्रक्चर है, या फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसको हमने अडॉप्ट किया कहाँ से, आपका अमेरिका के संविधान से लिया है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया है, ड्राफ्ट किसने बनाया था आपको पूछा है, ठीक है। किसको, ये पर्सन का नाम लिखा हुआ है, इसमें याद रखना है। तो पीसी राय का नाम लिखा है, के एम मुंशी का नाम लिखा है, बी एन राव लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, जो ड्राफ्ट बनाने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ड्राफ्ट जिसने बनाया है उसका आंसर है बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये आपका आंसर आ जाएगा, बी एन राव इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो प्रारूप जो तैयार करने वाले संविधान का वो कौन है, आपका बी एन राव है। ठीक, आगे चलते हैं, इसी में आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत संघ में समविलय हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमार की राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की थी। आगे समझ में, तो यहाँ पर याद रखना है, ये बोल रहा है आपका पुलिस एक्शन कौन से एरिया में लिया गया था, जब ये चीजें चला था। सरदार पटेल ने एक कमेटी बनाई थी, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तीनों ये रियासतें थे। ये तीनों रियासतों से संबंधित, विलय से संबंधित, ये विलय नहीं हुआ था तो इनको मिलाया गया भारत में, और सबके लिए अलग अलग कंडीशन था। तो यहाँ पर पुलिस कार्रवाई कहाँ पर हुई पूछता है, तो पुलिस कार्रवाई जो हुई है आपका याद रखना है, हैदराबाद में हुई है। कहाँ हुई है, हैदराबाद में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, जूनागढ़ गुजरात का क्षेत्र था यहाँ पर भी, और हैदराबाद आ जाएगा, और जम्मू कश्मीर आ जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था वो चीज आएगा, जूनागढ़ वाला अलग एरिया आ जाएगा, भोपाल तो इसमें आएगा ही नहीं, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो गेम था वो तीनों के बीच में था, तो हमने आंसर लिया पुलिस एक्शन कहाँ पर किया गया, वो तो आएगा आपका हैदराबाद आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बी है। क्लियर। चलिए आगे चलते, इसी में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था, बोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल पहला ऑप्शन, लाला लाजपत राय, भीमराव अंबेडकर, एम एन रॉय। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा तो पहला ये जो आपका विचार लाया नहीं गया था। ठीक है, दूसरा लाला लाजपत राय भी इसके ऑप्शन में नहीं है, तीसरा में भी ये भी गलत आ जाएगा, चौथा आ जाएगा आपका कौन सा, एम एन रॉय, एम एन आ जाएगा आपका रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले विचार दिया था 1934 में, 1934 में अपना विचार रखा था। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो गया आपका कौन सा हो गया, डी आंसर आ जाएगा। इस बात को क्लियर कट रखना है। ठीक है, इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखा हुआ है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव कीजिए।
पहला कथन दिया है आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरा आपका दिया हुआ है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों बैठकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पहला लिखा है प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग जो हो रहा है, और फर्स्ट मीटिंग हुआ है आपका कब, 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। इसमें याद रखना आपके पहले जो थे अस्थायी अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष बने हैं आपके, टेम्पररी आपके चेयरमैन बने थे आपके कौन, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। इस चीज को याद रखना है। दूसरा चीज याद रखना है, इस प्रथम बैठक में किस आपके पार्टी ने आपका बायकॉट किया था, तो बायकॉट करने वाली जो है इस आपके बैठक को वो आ जाएगी मुस्लिम लीग और अदर रियासतें जो थे उन्होंने आपका बायकॉट किया था। ये तो प्रथम बैठक, तो ये जो ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है वो पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या बने थे, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी बात सही है, और इस चीज में याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की क्या है, दूसरी बैठक है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है इसमें, तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पहला ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है। तो आपका कौन सा आंसर होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी आर ट्रू, ये सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, संविधान के द्वारा संविधान निर्माण के अलावा अन्य कार्य, संविधान के द्वारा संविधान निर्माण के अलावा अन्य कार्य किए गए, इनमें से कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो संविधान सभा ने कौन सा ऐसा कार्य था जो नहीं किया है, उस चीज को पूछ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा, पहला राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये तो अपनाया गया था, ये सही बात है। ठीक है, पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया, ये भी सही है। तीसरा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, ये भी सही है। देश में होने वाले चुनावों के लिए पार्टियां का निर्धारण किया गया, ये बात आपका गलत हो जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो पार्टी के चुनाव में कौन कौन सी पार्टी आपका पार्टिसिपेट करेगी, भाग लेगी, उसके बारे में कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं किया गया था। इसी कारण आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका डी, जो कि गलत है, जो कि शामिल नहीं था, इस चीज को याद रखना। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे इसी में ही। ठीक है, अब बात कर रहा है किसका, क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें भी बोल रहा है आपका कौन सा, आपका मैच करके बताना है आपको क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बताया था इसका ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बताया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का ही आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो बी का 2 आप लोग देखेंगे, बी का 2 2 में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब एक और चलना पड़ेगा, संघीय संविधान समिति, पहला ही क्वेश्चन था। संघीय संविधान समिति का जब भी आंसर आएगा तो आंसर आ जाएगा 3 जवाहरलाल नेहरू। तो ए का 3 आ गया आपका, ए का क्या आ जाएगा आपका 3, तो ए का 3, बी का 2 आ जाएगा, और आपका ए का 3 बी का 2 ऐसा कोई है का ऑप्शन यहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं जाएंगे, सी का क्या आ जाएगा, अल्पसंख्यक का उप समिति का सी का HC मुखर्जी आ जाएंगे, और संचालन समिति का कौन आ जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। तो आपका जो आंसर दिखाई दे रहा है वो बी ऑप्शन आ जाएगा, 3214 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आंसर तो आपको याद रखना, संघीय संविधान सभी जहां पर भी बोलेगा तो आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बोलेगा तो आपका अंबेडकर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आगे क्वेश्चन देखें, प्रारूप समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। तो प्रारूप समिति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी थी या समिति थी, जिसकी अध्यक्ष मैं बता देता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। इस चीज को तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तो थे ही, एक चीज को याद रखना है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे, ये भी याद रखना है। आपका एन माधवराव भी इसके सदस्य थे। तो कौन नहीं था पूछ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इनका संबंध कौन से समिति से था आपका, संघीय, कौन से समिति से था आपका, संघीय संविधान समिति, कौन सा आपका संघीय संविधान समिति से इनका संबंध था। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ये चीज, तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे, बी आंसर आपका इसका आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बात कर भारत के संविधान सभा के क्षेत्र और सीटों के आवंटन को सुमेलित कीजिए बोलता है, कैसा कैसा आपका जो आपका सीट था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, इस चीज को आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते जाते हैं। तो पहले संविधान सभा के क्षेत्र बोल रहा है, किसके क्षेत्र बोल रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के लिए एरिया की ये बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एरिया का जब बात करेगा तो आपको याद रखना है 4 एरिया में ये डिवाइड था। ठीक है, तो 4 एरिया में क्या चीज, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं।
टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो थी 389। कितनी थी आपकी? 389 नंबर ऑफ सीट्स थी। इस चीज को क्लियर रखना। तो डी का आ जाएगा आपका कौन सा? आपका 1। डी का कौन सा ऑप्शन आ गया है? 1। हालांकि हमको पता चल गया कि यहाँ से कौन सा आंसर आएगा? ए आंसर आएगा, फिर भी हम करके देखते हैं। प्रिंसली स्टेट का बोलेगा तो प्रिंसली स्टेट यानी कि आपका देसी रियासतें बोलेगा। तो और इसके बाद बोला है कमिश्नरेट एरिया का बात करता है, तो कमिश्नरेट एरिया का याद रखना है आपका 4 आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? सी का 2 आ जाएगा। सी का 2 आ गया आपका। बी का आ जाएगा आपका प्रिंसली स्टेट का बात करेगा तो प्रिंसली स्टेट कितने हो जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। और जो बच गया कौन सा बच गया? ए बच गया, तो ए की आंसर, ए का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3, और जो बच गया उसका आंसर आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर जैसे कि आपका बात कर रहा है कमिश्नरेट एरिया का बात कर रहा है 4, तो ये कमिश्नरेट एरिया को आपको पूछता है, इस चीज को याद रखना। तो कौन कौन सा अच्छा आपका? एक आ जाएगा तो आपका दिल्ली, एक आ जाएगा कुर्ग, एक आ जाएगा बलूचिस्तान, एक का आ जाएगा आपका बलूचिस्तान आ जाएगा, और एक आ जाएगा अजमेर। एक कौन सा आ जाएगा? अजमेर और मारवाड़। अजमेर और कौन सा आ जाएगा? 4। ये चारों को याद रखना, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और आपका कौन सा आ जाएगा आपका? अब अजमेर मारवाड़ का एरिया आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका? ए आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इसी में भारत के संविधान सभा का क्षेत्र और सीटों के आवंटन के संबंध में ये तो पढ़े हुए हैं, इसका आंसर देख लीजिए। ए का आ गया। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं था? इस चीज को आपको याद रखना है। क्या कथन शामिल नहीं था? तो कौन सा? जो अच्छी बात करे, जो भारतीयों के लिए बात करे, तो वैसी बातों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला चीज, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया, तो ये किया गया, ये चीज को याद। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई, तो ये भी याद रखना, ये भी सही है। तीसरा, विश्व शांति और मानव कल्याण का बात किया गया, बढ़ावा दिया गया, तो ये भी सही है। मुस्लिम लीग के सदस्यों को संविधान सभा में आधी सीट आवंटित किया जाना है, ये संविधान सभा का कभी भी उद्देश्य ऐसा नहीं रहा, क्योंकि सभी को एक साथ लेके चलना इसकी जिम्मेदारी, या यही जिम्मेदारी भरा उद्देश्य या प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव में ये चीजें रखा गया था। तो ये चीजें आपका गलत है, तो शामिल नहीं है, तो ये चीज आ जाएगा आपका डी आंसर। कौन सा शामिल नहीं है? तो ये जो होता है मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं उसके लिए अलग से सीट डिसाइड की गई थी, तो ये चीजें सही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? डी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का क्या करिए? चुनाव करना है। भैया सही विकल्प आपको चुन के देखना है। क्या चीज बोल रहा है? संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक मुहर के रूप में स्वीकृत किया गया था, और इसमें बोल रहा है बाघ का प्रतीक किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, इस चीज को बोलते हैं। तो तीसरे ऑप्शन से चलते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन जो था प्रेम बिहारी राय ज्यादा जो थे सुलेखक थे, ये चीज बोल रहा आपका कैलीग्राफर थे, तो ये चीज पूर्णतः सत्य है, इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरा, संविधान सभा में बाघ का प्रतीक मुहर के रूप में स्वीकृत किया गया था क्या? तो बाघ का प्रतीक मुहर के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया था, इस चीज को याद रखना। किसका प्रतीक स्वीकृत किया गया था? तो आपका हाथी का किया गया था, यानी कि पहला और तीसरा सही है। इसका मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन जो आएगा आगे देखते हैं। फिर से आपको क्या आता है, अब यहाँ पर आपको बात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट कैबिनेट इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट कैबिनेट बना और एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है, तो इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार और फर्स्ट कैबिनेट में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि कोई ऐसे मेंबर्स आए हैं जो फर्स्ट कैबिनेट में भी जिन्होंने मेंबरशिप लिया या मेंबरशिप उनको मिला है, सदस्यता उनको मिली है, तो उसमें ये बात कर रहा है आपका किसका? फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का बात कर रहा है, तो इसमें हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करेंगे तो आपको याद रखना है, जैसे कि सी का ऑप्शन आएगा, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बात करेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संबंध है या रिलेशन है वो आ जाएगा आपका किससे? आपका 1 से आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर आप देख लेंगे किसको? 1 को, तो ये आंसर आ जाएगा आपका बी। तो बी में देखते हैं, बी में 1 किसका आंसर आ रहा है? आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका डी का ऑप्शन आपका दिख रहा है, आपका डी का ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका 4, यानी कि राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि या आपका फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये लिए हुए थे। और अगर मैं सी का बात करूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो आपका उद्योग और आपूर्ति यानी कि इंडस्ट्री और आपका कौन सा? आपका सप्लाई,
ये वाला मैटर आ जाएगा। उसके बाद ए का बात करता हूँ जवाहरलाल नेहरू का, तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ से रिलेटेड आ जाएगा। और बचा जो आता है अमृत कौर का, तो इसका आ जाएंगे बी का 2। तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका बी आंसर आ जाएगा इसका। एक चीज को याद रखना है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार, अब ये इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहा है। पहले जो बोला है फर्स्ट कैबिनेट की बात किया था। इंटरिम गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स बने हैं, इस चीज को याद रखना है, जो मंत्री बने हैं या मंत्रिमंडल बना था इंटरिम गवर्नमेंट में, जो सदस्य बने थे, जो मेंबर बने थे, वो अलग अलग थे। और यहाँ पर अगर बात करेंगे फर्स्ट कैबिनेट का, बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो वहां पर कुछ कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। इसी का ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब ये 1946 के गठित अंतरिम गवर्नमेंट का बात कर रहा है या इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ये फर्स्ट कैबिनेट की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोला है फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे कौन था, तो वित्त जो संभालेंगे, वित्त संभालेंगे कौन, आपके लियाकत अली खान। कौन संभालेंगे? लियाकत अली खान संभालेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। जॉन मथाई का भी अलग है, जगजीवन राम का भी अलग है, राजेंद्र प्रसाद जी का भी अलग है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी का अगर बोलेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी का था आपका फूड एंड सप्लाई वाला था। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक। वैसे आपका जगजीवन राम जीवन कब चलेगा आपका, जब श्रम करेंगे। जीवन कब चलेगा, जब आप लोग क्या करेंगे, श्रम करेंगे। तो लेबर डिपार्टमेंट जो था वो इन्हीं का था। इस चीज को याद रखना। किसमें, तो इंटरिम गवर्नमेंट में। फर्स्ट कैबिनेट में अलग अलग हो गया था, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा कौन सा, डी आ जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था आपका इंटरिम गवर्नमेंट में, तो लियाकत अली खान आएंगे इसके आंसर। ठीक है, अब अगला आ गया 26 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मैच करके देखना है, तो मैच करके देखेंगे तो आपका आंसर दिखते जाएंगे। ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोल रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट से समय आपको याद रखना है कि भारत का एक क्या बनाया गया था, आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। गवर्नर जो था आपका गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ए का जो आंसर आ जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट में आएगा वॉरेन हेस्टिंग। ए का आ जाएगा आपका 2। ए का 2 2 में दिख रहा है आपका। ठीक है, और बी का 1853 के एक्ट में देखेंगे तो 1853 का जो टाइम पीरियड है वो डलहौजी का है। किसका, आपका डलहौजी का। तो बी का आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 भी दोनों में है। ये इसमें अब कंफ्यूजन यहाँ पर है सी और डी में, याद रखना। तो सी में 1919 का भारत शासन अधिनियम जब आया था, तो इस समय आपको याद रखना है चैम्सफोर्ड का था। कौन सा टाइम पीरियड, चैम्सफोर्ड का था। क्यों था ऐसा याद रखना है, क्योंकि आपको याद रखना है आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अनाउंसमेंट जो हुआ है 1917 में, वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अनाउंसमेंट घोषणा जो हुआ था 1917 में हुआ। तो 1917 का जो पीरियड है उसको याद रखना है। तो 1919 का एक्ट जो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके सी का क्या आ जाएगा आपका 1, और जो बच गया डी का आ जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो विलिंगटन आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन देखते चलें तो आपको पता चल रहा है कि आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा 2314। ABCD का 2314 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, आपका इसी में देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है 27 नंबर का। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपका फीचर्स कौन कौन से हैं। हमने एक्ट के बारे में दे दिया है, लेकिन आपको बताना है कि इस ये फीचर्स जो लिखा हुआ है, विशेषताएं जो लिखा हुआ है, वो किस एक्ट का है। ठीक है, पहला कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट में पता है आपको, ये जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है 1774 में किया गया था। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे या मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके एलिजा एम्पे। इसको मैं बता चुका हूं, एलिजा एम्पे में। ठीक है, 1774 में। तो 1774 यहीं से ही पकड़ लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या समझना है, पहले चीज बोल द फॉलोइंग फीचर आर द रिलेटेड विच एक्ट। इसका मतलब ये जो फीचर्स दिए गए हैं वो किसी न किसी एक एक्ट के हैं। 4 ऑप्शन में किसी एक एक्ट के हैं। तो अगर आपको एक ऑप्शन में ही पता चल जाता है तो टाइम वेस्ट ना करके वो सीधा ही डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कोई भी 4 में से एक। तो हमने यहाँ पर पता चल गया कि ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1774 में। तो इसका मतलब इसके आसपास का एक्ट को हमको देखना है। तो कौन सा एक्ट आ जाएगा आपका, सी, रेगुलेटिंग एक्ट ही इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इतने ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन का नेचर आता है कि किसी एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस कर दिया। इसका मतलब पूरे के पूरे प्रोविजंस
इनमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक एक्ट के हैं, तो किसी एक ऑप्शन को भी आप क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे किया है, तो बाकी पद को या आपका बाकी स्टेटमेंट को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आंसर आ जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में 28 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? कमर्शियल जो फंक्शंस थे और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग किया गया था, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, चलिए आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था, अलग अलग किया जाता है? कमर्शियल फंक्शन अलग यानी ट्रेड का जो फंक्शन है वो अलग हो गया, और आपका पॉलिटिकल फंक्शंस अलग कर दिया गया, यानी 2 सेपरेट सब्जेक्ट निकाल दिए गए। तो ये चीज जो किया गया है, ये चीज आपको जब पता चलेगा तो ये आएगा आपका कौन सा, आपका 1784 में। ये क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया BOC और BOD का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का फॉर्मेशन किया गया। 2 इंस्टीट्यूट इस टाइप के बने हुए नजर आए, इसी कारण ही कमर्शियल फंक्शंस अलग हो गए और आपके पॉलिटिकल फंक्शंस अलग हो गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का ये और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये आपका 1784। तो इसका आंसर आ जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, ए आंसर इसका आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। 29 भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। तो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें किया गया? तो आपको वहीं पर ही पहुंचना है भाई। यहाँ तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं तो इसी समय ही आजाद हो जाते हैं हम लोग, थोड़े दिन में ही। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1935 में ऐसा कोई भी प्रोविजंस या प्रावधान नहीं किए गए थे। तो इसके लिए कौन सा एक्ट बचता है? इसके लिए बचा है आपका कौन सा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक्ट बचा। तो इस चीज को याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, अगला चलेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1927 में गठित साइमन आयोग का गठन भारत शासन के किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? अब इसमें देखिए टाइम, अब इसको समझते हैं। ये तो आपका भारत शासन अधिनियम का कहीं ना कहीं रिलेशन आपका मार्ले मिंटो सुधार से, मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म से है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म से, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपका कौन सा, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका भी कोई रिलेशन साइमन कमीशन से नहीं है। तो साइमन कमीशन आपका 1927 में इसका गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन क्यों नाम रखा गया? तो जो इसके हेड थे या चेयरमैन तो आपके कौन थे, जॉन साइमन इसके हेड थे, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स थे? तो साइमन कमीशन में याद रखना कि 7 मेंबर्स थे। ठीक है, और साइमन कमीशन में क्या कोई इंडियन मेंबर्स था, क्या कोई इंडियंस था, भारतीय कोई सदस्य था? तो एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था। इसी का साइमन कमीशन का यहाँ पर अपोज किया गया इंडिया में। ठीक है, अपोज किया गया, विरोध किया गया है। और विरोध करने के लिए आप लोग हिस्ट्री में जानते हैं कि यहाँ पर लाहौर में हमने प्रोटेस्ट किया था और लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के थ्रू लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो कौन सा आपका स्लोगन चला था? तो साइमन गो बैक का, साइमन गो बैक का स्लोगन चला था। इस चीज को याद रखना है। और जब हम लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, लीडरशिप में हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे कि साइमन वापस जाओ, क्योंकि ये जो 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 के 7 जो मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे, इस चीज को याद रखना है। एक भी इंडियन मेंबर नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया और इसके प्रोविजन भी वैसे ही थे। तो ये साइमन कमीशन का जो गठन है वो याद रखना है आपको, भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। ठीक है, 1919 में ही ऐसा प्रोविजन किया गया था कि आने वाले 10 साल में, यानी कि 1919 प्लस 10 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1929, यानी 1929 में ऐसा एक प्रोविजन किया जाएगा। तो इसके ये जो एक्ट आया है, इस एक्ट को आपका इन्वेस्टिगेट करने के लिए या चेक करने के लिए बोलेंगे, या अमेंडमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, यहाँ पर संशोधन की जरूरत है क्या? तो 10 साल में एक ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जो इस अधिनियम को देखेगा, क्या इंडियंस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ कमी है,
ये सब चीज को देखने का। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि साइमन कमीशन तो 1927 में आ गया, बन गया, जबकि आना कब चाहिए था, 1929 में आया था। तो इसका रीजन ये है कि ब्रिटेन में ऐसा इलेक्शन आ गया था, आपका जनरल इलेक्शन स्टार्ट होने वाला था, सरकार बनने वाली थी, तो सरकार के ऊपर जो बनी हुई सरकार थी उसके ऊपर प्रेशर था। इसी कारण ये भारतीयों को खुश करने के लिए कि हम भी भारतीयों के लिए कुछ करते हैं, क्या बनाया गया, साइमन कमीशन बनाया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए आंसर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए यहां पर आपका पूरा आपका 30 क्वेश्चन हो गए। अगला टॉपिक हम चालू करेंगे, अपना अगला सेक्शन में अपन चालू करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते जाएंगे, पैटर्न को थोड़ा चेंज करते जाएंगे, इजी, मॉडरेट और आपका हार्ड क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।